ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम एक क्लास बनाते हैं रैपर एग्जाम्पल 2 के नाम से, रैपर एग्जाम्पल 2 के नाम से। इसको ओपन करते हैं। ये अनयूज्ड है, इन्हें हम हटाएंगे। हमारे लिए ये भी अनयूज्ड है, इनको भी हटाएंगे। इसके अंदर हम मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। हमें क्या करना है, हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेकर के टेस्ट करें। पहले प्रॉब्लम समझें और फिर प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्या क्या समझेंगे उसके बारे में, ये चीज़ हमको सोचना है। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास एक बाइट के नाम से वेरिएबल है, बाइट बी इक्वल टू, और इसके अंदर हम एक इंटीजर पास करते हैं, एक इंटीजर पास करते हैं। तो सपोज हमने 10 पास किया और इसको हमने डिस्प्ले कराया, आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ हमने लिखा बी इक्वल टू। इसको हम कंपाइल करते हैं और फिर इसको हम रन भी करते हैं। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, कंपाइल हो गया। इसको रन करते हैं मेन मेथड के थ्रू। आउटपुट इसका आ रहा है 10, मतलब आउटपुट सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा, इस नंबर को अगर बढ़ाएं, थोड़ा सा और बड़ा कर दिए, अब क्या हो गया। अब इसको ज़रा कंपाइल करें और इसको रन करें। अभी भी ये सही आ रहा है, आउटपुट सेम है। थोड़ा सा और इसको बढ़ाएं, इसने कुछ एरर दे दिया। कारण क्या है, ये क्या बोल रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, इंट टू बाइट। इससे पहले क्या हो रहा था, जब हमने 100 लिखा था तो ये जो नंबर है ये एक्चुअल में ये इंट नहीं बल्कि ये बाइट में था। ठीक है, होता तो इंटीजर है। हमने तो ये सुना है कि जितने भी नंबर्स होते हैं इस तरीके से इंटीजर्स होते हैं वो सभी के सभी इंट होते हैं। बट कंपाइलर थोड़ा सा यहाँ पे इंटेलिजेंस दिखाता है कि वो एक चीज़ चेक करता है कि जो बाइट है, बाइट की जो रेंज होती है वो -128 से लेकर के कहाँ तक होती है, +127 तक। यह बाइट की रेंज होती है। मतलब रेंज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख दें, रेंज, रेंज ऑफ बाइट डेटा टाइप। ठीक है, बाइट डेटा टाइप जो है उसकी रेंज होती है -128 से लेकर के +127 तक। ये कहाँ से आ रहा है, कैसे लिखा है हमने, तो ये चीज़ हम लोग जब डेटा टाइप डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो बाइट की साइज़ होती है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन बनता है कि बाइट की जो साइज़ होती है, यहाँ पे हम लिखिए साइज, SIZ इज साइज, साइज ऑफ बाइट, साइज ऑफ बाइट जो है वो कितनी होती है, वो होती है 1 बाइट होती है, या फिर 8 बिट होती है, 8 बिट्स होती है। ठीक है, ऐसा होता है कुछ। क्लियर है। अब इसका रेंज कैसे निकाला जाता है, रेंज कैसे पता चलता है, तो जो इसका रेंज होता है, यहाँ पे बाहर लिखे हैं रेंज, वो कैसे पता चलता है, तो जितने बिट्स ये हैं, टोटल 8 बिट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, -2 रेज टू पावर 8 - 1, 8 - 1 मतलब 7, यहाँ से ले करके कहाँ तक होता है, +2 रेज टू पावर 7 - 1 तक। ठीक है, ये जो -1 लगा है, ये 2 रेज टू पावर 7 पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद उसमें से 1 माइनस होता है। ये इसका रेंज कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है क्या, रेंज वाली बात समझ में आ रही है जयंत, Yes. हर्षिता, ठीक है।
हाँ, रेंज का मतलब ये हो गया कि जो बाइट टाइप का वेरिएबल बी है उसके अंदर या तो -128 रख सकते हैं या तो उससे बड़े नंबर्स रख सकते हैं, और रखते रखते कहाँ तक रख सकते हैं, 127 तक रख सकते हैं। ये चीज़ हम टेस्ट कर सकते हैं यहीं पे। अगर हम 127 लिखें तो इसमें एरर नहीं है, अगर 128 कर दें तो एरर है, इनकम्पेटिबल टाइप। ठीक है, क्लियर है? मतलब यहाँ पे कंपाइलर इंटेलिजेंस दिखा रहा है। क्लियर? अच्छा, अगर ये 128 पे एरर है, इसका मतलब हम इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं ना एक्सप्लिसिटली, तब तो ये स्टोर हो सकता है। अब जरा इसको चेक करें कितना आ रहा है, इसको कंपाइल करेंगे और इसको रन करेंगे, ये -128 आ रहा है। हमने नंबर 128 दिया और यहाँ क्या स्टोर हो रहा है, -128। जस्ट उल्टा हो गया, जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। अगर इस नंबर को बढ़ाएं, -129 करें, तब क्या होगा, इसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि टेस्ट करने से ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ये कर क्या रहा है। क्योंकि अगर हम थ्योरी याद भी कर लें तो उसके भूलने के ज़्यादातर चांसेस हैं। अभी क्या हो गया, 127 हो गया, मतलब पहले आ गया। तो अब हुआ क्या कि नंबर जो था 127 तक, वो तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंट हुआ, एग्जैक्टली रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही नंबर 127 से एक्सीड हुआ, 128 हुआ, तुरंत ये साइकिल घूम गई। ये कैसे घूम गई, जरा हम दिखाते हैं। अगर हम पेंट ओपन करें, थोड़ा सा एक ड्राइंग बनाए इस पर, मान लेते हैं ये हमारे लिए एक नंबर लाइन है, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इस पर कुछ नंबर्स लिखते हैं। मान लेते हैं सेंटर में इसके 0 है, यहाँ सेंटर में क्या है, 0 है। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दिया हम, एक मिनट, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से सबसे लास्ट में, ये बाइट के लिए बना रहे हैं, बाइट के लिए। ठीक है, तो जो सबसे लीस्ट नंबर है वो है -128, सबसे लीस्ट नंबर है। इसके आगे बढ़ेंगे तो -127 होगा, इसके आगे बढ़ेंगे तो -126 होगा। इस तरीके से नंबर्स बनेंगे। डॉट 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 इस तरीके से बनेंगे। एक समय ऐसा होगा कि ये 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 एंड डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 126 हो सकता है, और इसको थोड़ा सा कर लें, 125 हो सकता है, फिर 126 हो सकता है, और 127 हो सकता है। इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। रेंज फॉर बाइट, रेंज या नंबर रेंज, नंबर रेंज फॉर बाइट टाइप वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, हुआ क्या, अगर हमने बाइट टाइप का वेरिएबल बनाया इस तरीके से, बाइट बी इक्वल्स टू, हमने इसमें -128 रखा, तो ये करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट। यही हमने बाइट टाइप के वेरिएबल बी के अंदर 127 रखा, तब भी ये करेक्ट था, करेक्ट था। लेकिन जैसे ही हमने इस वेरिएबल के अंदर 128 रखने का प्रयास किया, तो इसने एरर दिया, एरर आया। कौन सा एरर आया, इनकम्पैटिबल टाइप। ठीक है, इनकम्पैटिबल टाइप का एरर आया।
ऐसे केस में हमने क्या किया, हमने एक्सप्लिसिट टाइप कॉस्टिंग की, एक्सप्लिसिट टाइप कॉस्टिंग की। तो जब एक्सप्लिसिट टाइप कॉस्टिंग करेंगे, इसका मतलब हम 128 को बाइट के अंदर रखना चाहते हैं, जो कि उसके रेंज के बाहर आता है, लेकिन हम रखना चाहते हैं। तो जब रखना चाहेंगे तो लॉस तो होगा हमारा, ठीक है, लिखता है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन। तो हो क्या रहा था, तो जब ये स्टोर हो रहा था तो कितना हुआ, तो -128 हो गया। कैसे हुआ, 127 के जस्ट बाद आता है 128। तो अब भाई बाइट के अंदर क्या रख सकते हैं, -128 से लेकर के 127 तक। अब इधर तो नंबर है नहीं 127 के बाद, तो क्या होगा, ये यहीं से ये घूम जाएगा, मतलब -128 असाइन हो जाएगा। बात समझ आई, फिर से ये इनिशियल से शुरू हो जाता है कि जो 128 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, -128। फिर हमने टेस्ट किया कि बाइट b इक्वल्स टू, अगर हमने 129 रखा तो ऐसे में क्या हुआ, इसने भी एरर दिया है, इसने भी एरर जनरेट किया, एरर आया, सेम एरर है इनकम्पैटिबल टाइप का, इनकम्पैटिबल टाइप का एरर है। हमने क्या किया, हमने इसको भी एक्सप्लिसिट टाइप कॉस्ट किया, एक्सप्लिसिट टाइप कॉस्ट किया, एक्सप्लिसिट टाइप कॉस्टिंग। नेम लिखने से, बार बार लिखने से क्या होता है ना, नेम याद हो जाता है, इस वजह से हम लिखते हैं बार बार, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बी के अंदर स्टोर हुआ वो क्या स्टोर हुआ, -127, मतलब 128 के जस्ट पहले आ गया, इधर एक और बढ़ गया, -28 सबसे छोटा था, अब उससे बढ़ा -127। तरीका समझ में आ रहा है क्या इसका, यस सर। हर्षिता समझ में आ रहा, डाउट तो नहीं है, यस सर। कभी भी एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यस लेकिन सर। इसके साथ एक इशू ये हो जाता है कि अगर सपोज हमने बाइट b इक्वल टू कुछ बड़ा नंबर रख दिया, सपोज 300 रख दिया, तब क्या होगा भाई, अगर 300 रखेंगे तो एरर तो आना ही आना है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि रेंज के बाहर है। यहाँ भी कंपैटिबल टाइप आएगा, इनकम्पैटिबल टाइप मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या स्टोर होगा। मेन क्वेश्चन तो ये है, तो कैसे पता लगाएंगे, देखते हैं, इसको ढूंढना पड़ेगा, तरीका पता लगाना पड़ेगा। या तो हम बार बार ऐसे चेक करें, मान लेते हैं यहाँ 127 तक हो गया है, अब इसके बाद देखें कि बाकी कितने नंबर्स आते हैं, फिर बाकी देखें कितने नंबर्स आते हैं, इस तरीके से। तो अगर एक चीज़ हम ध्यान दें तो -128 से लेकर के 127 तक टोटल कितने नंबर होते हैं, 256 होते हैं क्या, पता है। गिन लेते हैं, गिन सकते हैं हम लोग, कैसे गिनेंगे, अगर हम जीरो के पहले देखें, जीरो के पहले देखें तो -1 -2 -3 ऐसे चलते चलते कहाँ तक पहुँचेंगे, हम ऐसे ऐसे काउंट कर लें, -1, ठीक है, फिर -2, फिर -3, ऐसे जाते जाते हम कहाँ तक जाएंगे, -128 तक। इसका मतलब ये टोटल नंबर कितने हैं, 128 है। अगर माइनस को यस इग्नोर सर। कर दें तो टोटल 128 नंबर्स आते हैं, ठीक है, ये टोटल 128 नंबर्स हैं। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ देखा जाए तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 127 तक, टोटल कितने नंबर हो गए, 127 नंबर्स हो गए। और जीरो अलग से है, जीरो भी तो एक नंबर है, जीरो अलग से है, तो एक नंबर ये हो गया, जीरो जो है कितने नंबर हो गए, एक नंबर। 256। टोटल को अगर सम कर लें, टोटल को अगर हम सम कर लें दिव्यांशु का, क्या हुआ, समथिंग रॉन्ग, क्या हो गया इसको,
ठीक है। दिव्यांशी स्क्रीन विजिबल है हमारी? यस सर। ठीक ठीक है। सॉरी सर, थोड़ा सा मिस अरे किया था। कोई नहीं, हम लोग फिर से देख लेंगे, हो जाता है कभी कभी हो जाता है। हम क्या कर रहे थे कल, हमने एक पॉइंट, हाँ लास्ट टाइम हम, थैंक यू, लास्ट टाइम हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था कि एक क्वेश्चन होता है जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है, कभी कभी दे देते हैं सर लोग। तो उस वो कुछ ऐसा रहता है कि अगर हम बाइट टाइप के वेरिएबल में नंबर रखना चाहें तो कुछ नंबर्स तो करेक्टली आ जाते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो बाइट होता है उसकी रेंज कैसी होती है, -128 से लेकर के ये +127 तक के नंबर्स को अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ ट्रायल्स किए। यहाँ पे जैसे बाइट b = -128 को रखा तो करेक्ट है, सही है, रख सकते हैं। 127 को रखा, ये भी सही है। लेकिन जैसे ही हमने b के अंदर 128 को रखा तो एरर आ गया। वो एरर क्या था, इनकम्पेटिबल टाइप का। तो अगर इनकम्पेटिबल टाइप का एरर था तो हमने उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर दिया, और जैसे ही एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किया तो बी के अंदर 128 ना स्टोर होकर के -128 स्टोर हो गया। ये तो प्रॉब्लम है, हमने स्टोर किया 128 और स्टोर हो रहा है -128। फिर हमने एक दूसरा चेक लगाया, 129 को स्टोर करके देखा तो ये इसमें भी एरर आया, यहाँ पर भी इनकम्पेटिबल टाइप का एरर मिला। फिर से हमने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग किया तो बी के अंदर -127 स्टोर हुआ। तो ये पैटर्न को अगर हम एनालाइज करें तो हमें ये समझ में आता है कि जैसे ही नंबर 127 से एक्सीड होता है, बढ़ जाता है, तुरंत क्या होता है, बी के अंदर फिर से ये शुरुआत से -128, फिर -127, -126, इस तरीके से नंबर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं फिर से, और ये लास्ट तक चलता जाएगा 127 तक। फिर जैसे ही इसके आगे बढ़ेगा फिर यहीं से शुरू हो जाएगा। तो हमने एक टेस्ट लगाया कि अगर नंबर 300 होता तब बी के अंदर क्या स्टोर होता। तब इसके लिए हमने थोड़ा सा टेस्ट करना शुरू किया कि -1 से लेकर के -128 तक टोटल 128 नंबर्स हैं। फिर 1 से लेकर के 127 तक टोटल 127 नंबर्स हैं, और 0 एक अलग नंबर है। टोटल को अगर हम काउंट करें, टोटल को काउंट करें तो 128 और 128 मिलकर के 256 होता है कि नहीं होता है? 256 होता है कि नहीं? कंफर्म करेंगे अपने से, मतलब हमारे लिए कंफर्म है, हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, बस खुद को कंफर्म कराना है कि 256 नंबर्स ही होते हैं। श्योर है ना? डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होगा तो बाद में भूल जाएगा, हाँ ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर किसी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो उसके भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम बार बार कंफर्म कराते हैं कि अगर कंफर्म हो गया कि हाँ ये सच में सही है तो वो कभी नहीं भूलेगा, नेवर, किसी भी सिचुएशन में नहीं भूलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत है भूलने की, अगर भूलता है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ना भूले तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 256 नंबर्स। तो अगर ये 300 है, तो अगर सपोज हमने क्या किया, इस तरीके से लिखा बाइट b = 300, तो क्या हुआ होगा, इस 300 में से 127 नंबर तो हम स्टोर कर सकते हैं डायरेक्ट। भाई 300 है तो कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं, इसमें से 127 तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, हो जाएगा। जरा उसको निकाल दिया जाए 127 तक के नंबर्स को, तो कितना आएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, और बाकी 2 में से 1 जाएगा तो 1, 173 नंबर्स बचे। 300 में से कितने नंबर हमने असाइन कर दिए, 127 नंबर्स। जरा देखते हैं, इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। फिर 173 जो है इसमें से, अब यहाँ पे है ये टोटल 256 है, तो अगर 256 है मतलब टोटल तो यहाँ पे 256 है -128 से 127 तक, और ये 173 जो है वो कम है, तो कहाँ से ये स्टोर होना शुरू करेगा, तो ये -128 से स्टोर होना शुरू करेगा, -128, -127, -126, इस तरीके से वो स्टोर होना धीरे धीरे शुरू करेगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि कितना आएगा, तो एक काम करें, इसी -128 में इसको हम प्लस कर दें, जरा देखते हैं कितना आता है। अभी एक चेकिंग है
हमें कंफर्म नहीं है कि क्या आएगा, क्योंकि हमने शायद फार्मूला देखा नहीं है इसका। तो कोई नहीं, देखते हैं। तो 8 + 3 कितना होता है, सॉरी ये तो माइनस होगा, माइनस होगा। 13 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। बाकी 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो ये 45 आ रहा है, 45 आ रहा है। ज़रा एक बार के लिए हम चेक करते हैं, देखते हैं कितना आता है। उसी हिसाब से हम अंदाज़ लगा लेंगे कि क्या फार्मूला एग्जैक्ट बनना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ अगर हम 300 रखें, 300, इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। एक नंबर का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, एक नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, वो नंबर को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, समझेंगे कैसे, देखते हैं। यहाँ पर जो हमने -128 लिखा हुआ है, कि हमने -128 में जोड़ा है, -128 में हमने एक्चुअली में इसको जोड़ा है। लेकिन हम करना क्या चाहते थे, हम -128 से कैलकुलेट करना है। अगर इसको 129 कर देंगे तो इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा, आ जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, -120, अब ऐसे एजू, यस हाँ ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। या तो यहाँ सर, पे, -127 में होता है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे चल रहा है ये, एक्चुअली में ऐसे चल रहा है। मान लेते हैं हमको क्या करना था, हमको इस 300 को बताना था कि 300 कितना होगा, अगर बाइट में स्टोर करेंगे तो कितना होगा। तो हम यहाँ से स्टोर करना शुरू करें, तो हम इधर जीरो से, हर एक चीज़ जीरो पे स्टैंड करती है, जीरो से ही स्टोर करना शुरू करना है। तो टोटल यहाँ से लेकर के ये 127 तक के, मतलब टोटल 128 नंबर्स होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे 128 नंबर्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो केवल 127 ही तो स्टोर हो रहा है। 300 कहाँ से शुरू होता है, जीरो से तो शुरू होता नहीं है। तो बिग काउंट करेंगे तो 1 से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 300 तक जाएंगे। तो जब ये स्टोर हुआ होगा तो कुछ ऐसे ही हुआ होगा। तो 127 तक के नंबर्स तो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। बाकी कितने बचे, बाकी तो कुछ बचे ना, 173 नंबर्स बचे अभी। यस सर। ठीक है, तो वो जो 173 नंबर्स बचे, वो कहाँ से एलोकेट होंगे, वो यहाँ से होंगे, -128, मतलब इसमें से एक नंबर -128 बन जाएगा। जैसे अगर 127 के बाद 128 जो होगा उसको -128 असाइन हो जाएगा। 129 होगा तो उसको -127 असाइन हो जाएगा। ऐसे असाइन होता चला जाएगा। मतलब जब असाइन होगा तो -128 से शुरू होगा, मीन्स -129 के बाद से शुरू होगा, होगा कि नहीं। जैसे अगर यस सर। अगर हम जीरो पे हैं तो 1 से यस काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे -129 पर होंगे। अब उसके आगे हमें प्लस करना है, -129 के आगे प्लस करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे -129 यूज किया और फिर उसमें 173 ऐड कर दिया। तो कितना आ गया, 44 आ गया। और ये इसका करेक्ट आंसर है। हमने कंपाइलर से इसे हमने रन करके चेक भी किया है, इसमें डाउट तो नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक, यस सर। ये बात सही आ रही है, तो हमने ये करेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक टेस्ट और लगा लेते हैं। अगर सपोज ये नंबर और बड़ा हो, ये नंबर क्या हो, और बड़ा हो, b इक्वस टू, अगर ये 500 हो जाए तब क्या होगा। 500 से भी बड़ा कर लें क्या, 500 से भी बड़ा कर लेंगे तो और बेहतर होगा, हमें लगता है और बेहतर हो जाएगा क्या। फिलहाल 500 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल 500 हैं, इसमें से कितना माइनस कर दें, 127 माइनस कर दें, कितना बचेगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, फिर 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, और फिर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा।
अभी 373 नंबर्स असाइन करने हैं और -128 से लेकर के 127 तक कितने नंबर्स हो सकते हैं? 128 नंबर्स हो सकते हैं असाइन, सॉरी 256 नंबर्स हो सकते हैं, 256 नंबर्स। तो अगर इसमें से 256 नंबर और माइनस कर दें, 373 में से 256 नंबर्स अगर और माइनस कर दें तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? फिर से ये 127 पे, मतलब -128, फिर -127, -126, ऐसे असाइन करते करते फिर से ये 127 पे पहुँच जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 मतलब 13, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 इधर, 7 आएगा क्या? 7 आएगा, 7 6 13, ठीक है। यहाँ बचा 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना है? 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1, 117 बच रहा है, 117 बच रहा है। अभी जो नंबर बचा वो 117 है, और ये नंबर जो है ये 256 से कम है, मतलब ये पूरे में तो आएगा नहीं, -128 से 127 तक तो कवर होगा नहीं। तो क्या करेंगे? -129 में प्लस कर देंगे 117 को, देखा जाए कितना आता है। 9 7 16 को 6 कैरी, 1 2 और 1 3 1 4 4। अच्छा, हम तो माइनस करना था, सॉरी, कहाँ दिमाग पाए हुए हैं। मुझे इसको क्या करना था? माइनस करना होगा, ये तो माइनस में आएगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और ये आएगा नेगेटिव में, मतलब -12 आना चाहिए। जरा चेक करते हैं, देखते हैं -12 ही आ रहा है क्या। कुछ इधर उधर होगा तो कुछ सोचेंगे। 500, -12 आ रहा है, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आ रहा है। कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लगा सकते हैं इस तरीके से। यस नंबर अगर और बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए भी तरीके हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लेते हैं नंबर और बड़ा होता तो पहली बार तो 127 माइनस किए हैं, उसके बाद 256 माइनस किए हैं। अगर नंबर और बड़ा होता, मतलब ये जो 117 आया है ये 256 से बड़ा होता तो एक बार और 256 माइनस कर सकते थे। अगर और बड़ा होता तो एक बार और कर लेते। और हमें पता है कि अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है इसका मतलब क्या कर सकते हैं? डिवीजन कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते यस हैं। तो ऐसे केस में हम डिवीजन को भी अपना सहारा बना सकते हैं। ठीक है, डिवीजन को अपना सहारा बना सकते हैं। फिलहाल उतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, हमने बेसिक लॉजिक बता दिया इसका कि अगर कभी भी मामला फंस जाए, भूल जाए, ऐसा समझ में आए कि हम क्या करेंगे, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे लाइन खींच करके बना करके अपने से हम समझ सकते हैं कि हमको कैसे कैसे माइनस करना है। बस इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो माइंड में बैठ जाएगा कि एक्चुअल में हमको करना कैसे है, जानना कैसे। ठीक है, क्लियर है? यस सर हाँ, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा समय निकाल करके। आज का डेट कितना है? 5 है, 05092025। हम लोग चलते हैं एरे पे, हम लोग एरे सीखेंगे। एरे होता क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर अच्छे देकर जाता है। इसको हम हटा दें, इसको रखें रखें, कोई दिक्कत नहीं है। हम एरे का यही प्रोग्राम बनाते हैं और हम लोग नोट्स भी बनाते हैं। एक कहाँ गई आज के डेट की फाइल, गायब कर दी क्या? प्रोग्राम्स नोट्स, कहीं और तो नहीं सेव कर दिए हैं? नहीं, यहीं पे सेव किए हैं। ठीक है, ये रहा।
यहाँ हम थोड़ा सा कुछ लिख दें, whenever whenever we try to store int value into byte type variable explicitly, we may see the following results। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि हमने इसको किस पर्पज से लिखा हुआ है। और यहाँ से ठीक, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एरेज को, ARRAYS एरेज, या एरेज टॉपिक है, हम एरे लिख देते हैं। एरे क्या होता है? कहते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एरे जो होता है, एक्चुअल में अगर हम रियल, ये इंग्लिश का वर्ड है, एरे इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, तो इसका मीनिंग ही कुछ ऐसा होता है कि कुछ जैसे टेबल बनता है, हम लोग टेबल बनाते हैं, पहाड़ा जिसको कहते हैं, वो एक एरे के फॉर्म में होता है, वो एक एरे के फॉर्म में होता है, मतलब एक व्यवस्थित ढंग से होता है, एक ही चीज, मतलब एक ही तरीके से रखा गया होता है चीज़ों को, वो एरे कहलाता है। यहाँ हमारी स्क्रीन पे ये दिख रहा है ना, तो इसको हम कह सकते हैं एरे ऑफ कलर्स, ये, क्योंकि ये एक सेम टाइप से एक ही तरीके से व्यवस्थित है, अरेंज्ड है, वो एरे कहलाता है। तो ये यही चीज़ है कि अगर एक ही तरह के डेटा टाइप को रखा जाए, मतलब हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन हो जो एक ही तरह की डेटा को होल्ड करता हो, तो उसको बोलते हैं एरे। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर यूजिंग a single named variable for a single name, वेरिएबल हटा देते हैं, सिंगल नेम फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स identified by an integer called index or subscript। ये क्या कह रहा है कि इट प्रोवाइड सपोर्ट, कौन प्रोवाइड करता है? एरे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसके लिए प्रोवाइड करता है? फॉर यूजिंग अ सिंगल नेम, एक सिंगल नेम को यूज करने का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स के लिए। आइडेंटिफाइड बाय एन इंटीजर, जो कि एक इंटीजर से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो एरे में क्या होता है कि वेरिएबल का नाम एक ही है, लेकिन इंडेक्स नंबर से हम अलग अलग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर हम वेरिएबल, मेन क्या है?
प्रिमिटिव वेरिएबल्स हैं। अगर हम ऐसा कंसेप्ट यूज करें, केवल प्रिमिटिव वेरिएबल्स को ही हम डायरेक्टली यूज करें, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, किसी भी प्रोग्राम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ वेरिएबल जब बढ़ते हैं तो हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। रीज़न क्या है कि जितने वेरिएबल होंगे उतनी मेमोरी एलोकेट होगी, तो जब मेमोरी एलोकेट होगी तो उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा। मैनेज कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा। प्रोसेसर को मैनेज करना पड़ेगा, और कौन करेगा? प्रोग्रामर के लिए भी प्रॉब्लम होगी। वेरिएबल्स तो फिलहाल बढ़ते हैं, लेकिन प्रोग्रामर्स को भी प्रॉब्लम होगी। और होता क्या है कि अगर अलग अलग वेरिएबल हैं तो वो अलग अलग लोकेशन पर बनते हैं, अलग अलग लोकेशन पर बनते हैं, तो उनको मैनेज करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। हमें तो साफ सुथरा दिखता है, छोटा प्रोग्राम रहता है, हमें महसूस नहीं होता, लेकिन बड़े प्रोग्राम में दिक्कत होता है। जैसे अभी हमारा सिस्टम क्या है, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन है। रीज़न यही है कि हमारे सिस्टम का रैम कम है, इस पर एप्लीकेशन ज़्यादा चल रहे हैं। एक फाइल एक्सप्लोरर हमने ओपन कर रखा है, रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर अलग से ओपन कर रखा है, उसके बाद से फिर ये क्रोम ब्राउज़र चल रहा है। इस क्रोम ब्राउज़र पे भी एक्स्ट्रा दो चीज़ें चल रही हैं। एक टैब यहाँ ओपन है, ऑलरेडी ओपन है, ये 78.6 MB मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, और ये 210 मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ये भी 403 MB मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। ये सब आखिर किसके कंज्यूम कर रहे हैं? ये तो रैम के कर रहे हैं, रैम ही कंज्यूम कर रहे हैं ये सब। तो ये परफॉर्मेंस को डाउन करते हैं, उनके मैनेज में दिक्कत होती है। तो एरे का यूज क्या होता है? प्रोग्रामर का काम आसान कर देना, प्रोसेसर का काम कुछ कम कर देना, ठीक है, ताकि उसको डेटा को फेच करने में दिक्कत ना हो, इस तरीके से। तो हम इसको कुछ और भी लिख सकते हैं। द मेमोरी इज allocated for an array is in contiguous manner, ठीक है। द मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एन एरे इज इन कंटिग्यूअस मैनर। कंटिग्यूअस मैनर का मतलब होता है लगातार। जैसे अगर कोई मेमोरी है, जैसे यहाँ पे ये कलर्स हमारे दिख रहे हैं, अगर इसको मेमोरी की तरह हम अगर माने, तो अगर हमने एक एरे बनाया जिसमें 5 वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो पहली वैल्यू यहाँ स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू यहाँ होगी, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, ठीक है, अगर एरे होगा तो। अगर एरे नहीं होगा तब क्या होगा? अगर 5 नॉर्मल वेरिएबल्स हैं तो एक यहाँ एलोकेट होगा, दूसरा यहाँ एलोकेट होगा, तीसरा यहाँ एलोकेट होगा, चौथा यहाँ एलोकेट होगा, मतलब सब रैंडमली होंगे, रैंडम एक्सेस करना पड़ेगा उसे, ठीक है। वहाँ पे कुछ दिक्कतें आती हैं, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते हैं तब प्रॉब्लम आती है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वो आसान है, बढ़िया है। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर बढ़ते हैं तो दिक्कत है। तो ये बात हम लिख सकते हैं, it is used when number of variables of same type are in huge amount, मतलब बहुत अधिक मात्रा में हो, उस समय हम इसको यूज कर सकते हैं। वो एरे का ही बेनिफिट होगा, एरे को हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। डेफिनेशन बुक में और भी दिया होगा, बहुत तरीके से दिए होंगे। जैसे हमने लिखा है ना सिमिलर डेटा टाइप, इसको हम होमोजीनियस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। सही लिखे हैं क्या? OUS होता है, होमोजेनियस, OUS, ठीक है। होमोजीनियस डेटा टाइप, जो एक ही तरह के। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही तरह के, ठीक है। और क्या कोई पॉइंट हम भूल रहे हैं क्या इसमें? वे लिखना है, कुछ चीज़ें और भी लिखेंगे। यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप आर इन ह्यूज अमाउंट, मतलब एक ही टाइप के अगर वैल्यू रखने वाले बहुत सारे वेरिएबल हैं तो उनके जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है? इट हैज
फिक्स्ड लेंथ, इसकी लेंथ जो होती है फिक्स होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, फिक्स होती है। हाँ, फिक्स का मतलब जो भी हो, चाहे वो 10 हो, इट हैज फिक्स लेंथ एट द टाइम ऑफ, सॉरी, which is defined at the time of declaration। ठीक है, डिक्लेरेशन कह सकते हैं या मेमोरी एलोकेशन कह सकते हैं। डिक्लेरेशन सही शब्द नहीं है, मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा बढ़िया है। एट द टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन, टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, जब मेमोरी एलोकेट किया जाता है उस टाइम पर इसकी लेंथ क्या कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, अच्छा, और क्या बेनिफिट है, it provides support for fast accessing, provides support for fast accessing। कहने का मतलब एरे जो है, एरे में डेटा को काफ़ी तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है, बहुत फास्ट तरीके से। ठीक है, बहुत फास्ट तरीके से, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, आई मीन कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, ये चीज़ें अगर इंटर में कंप्यूटर पढ़ेंगे तो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हमने लिखवा दिया, सॉरी ऑर्डर ऑफ वन बोलते हैं, माय मिस्टेक, ऑर्डर ऑफ वन मतलब एक ही बार में एक्सेस कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ वन का मतलब क्या होता है, एक ही बार में एक्सेस कर सकते हैं। इंटर में जब जाएंगे तो इंटर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने के लिए मिलेगा, ये है। तो वहाँ पर ये चीज़ें बताई जाती हैं कि कितनी जल्दी हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एरे में होता है इंडेक्स नंबर, जैसे ही हम इंडेक्स नंबर देंगे उस इंडेक्स की वैल्यू निकल करके चली आएगी, तो एक ही बार में तो हमने उसको रीड कर लिया, तो इसीलिए इसको ऑर्डर ऑफ वन बोलते हैं, कांस्टेंट टाइम कहते हैं। ठीक है, या इसी को कहते हैं कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट टाइम। ठीक, अच्छा, इट्स लेंथ कैन बी फाइंड with the help of length variable। लेंथ वेरिएबल, लेंथ के नाम से एक वेरिएबल होता है, उसी लेंथ वेरिएबल की मदद से हम किसी भी एरे की लेंथ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्ट्रिंग के पास भी लेंथ है और एरे के पास भी लेंथ है। स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसमें पैरेंथेसिस लगा होता है, लास्ट में ये लेंथ के बाद यहाँ पे क्या होता है, पैरेंथेसिस लगा होता है। तो जिसमें पैरेंथेसिस लगा होता है वह एक मेथड होता है, फंक्शन होता है, और जिसमें पैरेंथेसिस नहीं लगा होता है वो क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। तो एरे की लेंथ फाइंड करने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं, लेंथ वेरिएबल का यूज करते हैं, और स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ फंक्शन का, लेंथ मेथड का यूज करते हैं। ये डिफरेंस आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें डिफरेंस ये पूछ देता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। कभी कभी एरर फाइंडिंग में भी हो जाता है, गलती से वो कुछ और ही मतलब लेंथ लिखना है ये वेरिएबल वाला, उन्होंने पैरेंथेसिस लगा रखा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें और भी अगर कुछ आएगा तो हम और भी ऐड ऑन करेंगे एरे में। वैसे हमारे देखने में तो इतना है नहीं, कुछ चीज़ें और भी लिख लेते हैं। द एरे is of type is of 3 types। The array is 3 टाइप के एरेज देखने के लिए मिलते हैं। पहला है वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं 1D एरे। ठीक है, 1D एरे,
या इसी को हम लीनियर एरे भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लीनियर एरे, LINR, LINER, लीनियर एरे। इसको हम लीनियर एरे, लीनियर मतलब एक लाइन में जो हो उसको लीनियर एरे बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है? टू डायमेंशनल एरे। इसको हम बोलते हैं 2D, सॉरी 2D एरे, 2D एरे बोलते हैं। और दूसरा तो कोई नेम होता नहीं है इसका, टू डायमेंशनल एरे, लीनियर एरे। और तीसरा होगा मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे। इसको हम ND कह सकते हैं, ND एरे, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? ND एरे, कि इसके पास बहुत सारे डायमेंशन है, मोर देन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो देखते हैं, अभी फिलहाल हम लोग 1D एरे को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग 2D एरे को डिस्कस करेंगे, फिर अगर ज़रूरत पड़ा तो मल्टी डायमेंशनल एरे को भी हम डिस्कस कर लेंगे। माइंड में कन्फ्यूजन ना रहे कि ये दिखता कैसा है, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम एक प्रोग्राम बनाएं इससे रिलेटेड, 1 डायमेंशनल एरे से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझें। तो हम एक यहाँ पे देते हैं एक एरे एग्जाम्पल 1, एरे एग्जाम्पल 1, ठीक है। यहाँ से हम अनयूज चीज़ें हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं, और फिर इनको भी हटा देते हैं। मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, ठीक है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं? एरे को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ हम एक जस्ट एग्जांपल दें, मान लेते हैं हमने वेरिएबल बनाया इंट ए इक्वल्स टू 10, एक वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल बनाया b इक्वल्स टू 20, तीसरा वेरिएबल बनाया हमने इंट c इक्वल्स टू 30। इस तरीके से हमने 3 वेरिएबल्स बनाए, 10, 20, 30 ये स्टोर किया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे, ARR जिसका नाम दे देंगे, और इसके अंदर ये तीनों वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, 10, 20, 30, ठीक है। यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। जिस तरीके से ABC 3 वेरिएबल्स हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे चला गया कर्सर, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहला वेरिएबल जो है वो ARR ऑफ 0 होगा। एरे की इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से होती है, तो यह पॉइंट भी हम यहाँ पे मेंशन कर लें। लिख सकते हैं द एरे इज allowed 0 बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। द एरे अलाउड, सॉरी इज नहीं होगा, द एरे अलाउड 0 बेस्ड इंडेक्सिंग। 0 बेस्ड इंडेक्सिंग का मतलब होता है द इंडेक्सेस या इंडिसेस बोलते हैं, इंडिसेस आर 0, 1, 2, 3 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे 0 से स्टार्ट होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो
तो एरे ऑफ 0, अगर हमको अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 10 है वो इस ARR के 0 इंडेक्स पर स्टोर है। कुछ ये ऐसे बना होगा, अगर हम इसको फिगर बनाएं इसका तो हम ऐसे बना सकते हैं कि अगर हमारे पास सपोज एक एरे है और हमने जो कोड लिखा हुआ है, अगर हम कोड की बात करें तो हमने यहाँ पर कोड लिखा है कुछ इस तरीके का, इंट एरे ARR इक्वल टू करली ब्रेसेस, यहाँ पर लिखा है हमने 10, 20, 30, इस तरीके से हमने मेंशन किया हुआ है, इस तरीके से हमने मेंशन किया है। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग ये होगा कि एक एरे बनेगा, एक एरे बनेगा मेमोरी में ARR के नाम से, जिसके पास टोटल 3 स्पेस है, अलग अलग 3 स्पेस है इसके, ठीक है, 3 स्पेस हैं और इनको इंडेक्स नंबर दिया गया है, इसको 0 इंडेक्स बोला गया, इसको इंडेक्स नंबर 1 बोला गया और इसके आगे इसको इंडेक्स नंबर 2 बोला गया। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 3 हैं। ये बात हम ऐसे कह सकते हैं। और हम एक चीज़ देखें, जो रेंज होगा, रेंज ऑफ एरे इंडिसेस के रेंज कितने होंगे, 0 से ले करके कहाँ तक जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मतलब 3 - 1 तक, 3 - 1 तक जाएगा, मीन्स 0 to 2 ऐसा। तो जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स नंबर वो 0 से स्टार्ट होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंट होगा तो वो 1 से काउंट होगा, क्योंकि काउंटिंग नंबर चाहिए 1 2 3 4 कितने हैं, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए जो लास्ट इंडेक्स होता है हम इसको कह सकते हैं कि हियर द लास्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स इज 0 एंड द लास्ट इंडेक्स इज, क्या होती है, लास्ट इंडेक्स क्या है, 2 है, और ये 2 जो है वो कितना होता है, लेंथ माइनस, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम याद रखेंगे, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, लेंथ माइनस। तो होगा क्या कि जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा कि इंट ARR और ये लाइन एग्जीक्यूट किया तो मेमोरी में एक एरे बनेगा, मतलब मेमोरी एलोकेट होगी और 0 इंडेक्स पर 10 स्टोर हो जाएगा, फिर 20 जो है वो 1 इंडेक्स पर स्टोर होगा और 30 जो है वो 2 इंडेक्स पर स्टोर होगा, इस तरीके से 30 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेमोरी के अंदर ये 0 1 2 ऐसे बनते हैं, नहीं, ये सब लॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है, लॉजिकली परफॉर्म होते हैं, फिजिकली परफॉर्म नहीं होते, क्योंकि फिजिकली क्या होता है, फिजिकली तो मेमोरी कार्ड है, उसका तो कुछ अलग ही कंसेप्ट होगा, वहाँ से भाई मेमोरी कार्ड के पास क्या होता है, मेमोरी कार्ड में डेटा कैसे स्टोर रहता है, मेमोरी कार्ड में डेटा स्टोर रहता है चार्ज के थ्रू। सेमीकंडक्टर के नाम से सुना है क्या, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में, क्लास 8 वगैरह yes, में सुना होगा सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल yes, चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर फैन में कंडेंसर लगता है, वो चार्ज स्टोर करता है yes, इंस्टेंटली, ठीक वैसे ही ये भी होता है, इनके पास रजिस्टर होते हैं, जो मेमोरी बनती है वो रजिस्टर से मिल करके बनती है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह हैं, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इंटर में अगर पढ़ेंगे कंप्यूटर तो हम उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं, हम बता देंगे। तो ये सब लॉजिकली, मतलब मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि चार्ज स्टोर है तो उसको रीड कर लिया जाता है, उसको समझ लिया जाता है कि ये यहाँ पे डेटा है, तो वो उसी तरीके से रीड किया जाता है, उसके बारे में ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने अगर स्टोर किया तो मेमोरी में कुछ इस तरीके का स्टोर हुआ, ऐसा हम समझेंगे। तो अगर हमने एरे ऑफ 0 लिखा
अब रीड करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है, स्क्वायर ब्रैकेट की। तो यहाँ हम एक लाइन और लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें और यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं द एलिमेंट्स कैन बी accessed through the elements can be accessed through index by using inside स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमको यूज करना होता है। अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है हम लोग पढ़े होंगे, इसको पढ़े होंगे उसमें पंक्चुएटर में, ये पंक्चुएटर कैटेगरी में आता है। ठीक है, पंक्चुएटर एक टाइप का। तो अब ये यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, इसको हम कंपाइल और रन करते हैं। इसको हम कंपाइल करेंगे। अच्छा, इस पर कुछ वैल्यू ही नहीं दी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, डायरेक्ट प्रिंट करेगा। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, कंपाइल करेंगे इसको और इसको रन करेंगे, कितना आया 10, मतलब 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो रीड हो रही है। इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं। अगर हम इंडेक्स नंबर चेंज कर दें, 0 के बाद 1 कर दें, फिर 2 कर दें, तो यहाँ 1 और यहाँ पे 2। तो अगर 0 होगा तो 0 इंडेक्स की वैल्यू आएगी, 1 होगा तो 1 इंडेक्स की वैल्यू आएगी, 2 होगा तो 2 इंडेक्स की वैल्यू आएगी, इस तरीके से आएगा। सही है, यहाँ तक सही चल रहा है। अच्छा, हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं कि इस एरे की लेंथ क्या है, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेंथ, लेंथ ऑफ एरे, एरे की लेंथ कितनी है हमें पता है, एरे का नेम लिखेंगे डॉट और लेंथ कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वेरिएबल को कॉल करना होता है। ठीक है, इसको रन करेंगे तो हमें इसकी लेंथ मिल गई। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 3 है। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी 3 है। अब हम ये सोचेंगे कि एरे का बेनिफिट कहाँ मिल रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इनके लिए हम कुछ ऐसे लिख सकते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम यहाँ पे लिख सकते थे ए इक्वस टू ए और फिर यहाँ लिख सकते हैं बी, बी इक्वस टू बी और यहाँ लिख सकते हैं सी इक्वस टू सी। तो बिल्कुल जैसे ये ऊपर वाला लिखा है हमने, 3 वेरिएबल्स को हमने सेपरेट इंडिविजुअल अलग अलग लिखा है, उसी तरीके से हमने इसको भी लिखा है। तो फिर हमें बेनिफिट कहाँ मिल रहा है एरे का, एरे का बेनिफिट मिल रहा है कि जो ये इंडेक्स नंबर है, इस इंडेक्स नंबर को हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम एक लूप चलाते हैं, अगर हम एक लूप चलाते हैं कुछ इस तरीके से, इंट आई इक्वस टू 0 सेमी कॉलन आई इज लेस देन कहाँ तक चलना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 2 तक चलना चाहिए, सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, क्योंकि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स सिर्फ इतने ही है। और फिर इसके अंदर अगर हम कोड ऐसा लिख दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम लिखें ए आर आर ऑफ, और ये हम चाहते हैं कि ये भी हमारे लिए डिस्प्ले हो, सॉरी ये हमारे लिए डिस्प्ले करे
तो हम यहाँ पर उस i की वैल्यू लिख सकते हैं इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरे ऑफ i। ठीक है, इधर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ये सिर्फ हमने फॉर्मेटिंग किया है, हमने स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग किया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किया। बाकी जो मेन चीज़ है वो तो ये है, एरे ऑफ i, ये मेन यही है, वैल्यू तो यही लेके आएगा। अब दोनों के आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम है। जो आउटपुट यहाँ मिल रहा है सेम वही आउटपुट यहाँ मिल रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमने 3 लाइन्स लिखे हैं इस तरीके से, मतलब जितनी वैल्यूज उतने लाइन्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक बार लूप चलाया है, उसके बाद से ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट सिर्फ एक बार लिखा है। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार इसको प्रिंट करेगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार प्रिंट करेगा। अब एरे की साइज घट जाए बढ़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर बड़ा होगा तो हम इस लूप को डिपेंडेंट कर देते हैं, जैसे अभी तो डिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट है, हमने क्या किया फिक्स कर दिया, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो एरे की लेंथ है, एरे डॉट लेंथ लेस देन एरे डॉट लेंथ, मतलब एरे की लेंथ से कम तक चलेगा। तो एरे की लेंथ कितनी है, अभी 3 है, लेस देन 3 का मतलब 2 तक चलेगा। बात तो वही पड़ा, या तो 2 के बराबर तक चला दें या लेस देन 3 चला दें, बात तो बराबर है, अभी भी ये सेम आउटपुट आ रहा है। तो बेनिफिट अब हमें मिलने वाला है कि अब कितना भी बड़ा एरे हो जाए, एरे के अंदर कितने भी एलिमेंट हो जाएं, लेकिन हमको जो कोड लिखना पड़ेगा सिर्फ इतना ही कोड लिखना पड़ेगा। अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं, इसको बढ़ा दें इस तरीके से, 30 के बाद 40 फिर 50, इस तरीके से अगर हम कर दें तो क्या होगा, तो हमें अपने कोड में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तो केवल 30 तक प्रिंट हो रहा है, बाकी के 40 और 50 प्रिंट करने के लिए हमको यहाँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये इसने 40 और 50 दोनों प्रिंट कर दिया। तो एरे बेनिफिशियल है कि नहीं है बेनिफिशियल। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट हर्षिता? हाँ, Yes, sir. डाउट तो नहीं होगा अभी? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नो अगर सर। इतनी बात हम समझते हैं हमने आधी एरे सीख ली, ठीक है। अब ये जो है ये लीनियर कहलाता है, क्या कहलाता है, लीनियर एरे या 1D एरे, 1D एरे या लीनियर एरे कहलाता है। इसको हम लीनियर एरे, स्पेलिंग गलत लिखें क्या, AR होता है, LINEAR, लीनियर। अब सही है, हमने पीछे भी स्पेलिंग गलती लिखी हुई थी, पीछे भी हमने स्पेलिंग गलती लिखी थी, कभी कभी आंखें धोखा खा जाती हैं, कहाँ गया लीनियर, ये रहा, यहाँ गलती लिखा है, इसको सही कर दें। LINEAR, लीनियर एरे, ठीक, लीनियर एरे। यहाँ तक का काम हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। Sir, हाँ हाँ, sir, आपने लिखा है its length can be defined at the time of memory location. हाँ मेमोरी एलोकेशन के टाइम पर। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, जैसे ये हमने क्या किया, ये हमने एक एरे का डिक्लेरेशन और इंशलाइजेशन दोनों काम किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर वी डिक्लेयर एन एरे, ठीक है, एंड इनिशियलाइज। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एरे को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, ये वाली जो कोड है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाली लाइन, इतना कोड, ये डिक्लेरेशन कहलाता है। डिक्लेरेशन मतलब बताना, क्या बता रहे हैं कि हमने क्या किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट बताता है कि एरे है, इंट बताता है कि इस एरे के अंदर इंट टाइप की वैल्यू रखी जाएगी, इंट टाइप के नंबर्स रखे जाएंगे, और ARR क्या है, इसका नेम है, ठीक है, ARR क्या है, इसका नेम है। अब एक्चुअल में क्या होता है, वो नंबर्स होते हैं, मेमोरी के एड्रेस होते हैं, ठीक है।
अगर हम इसको डिस्प्ले करा के देखना चाहें, यहाँ पे जस्ट हम अगर प्रिंट करना चाहें, stm system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अगर हम चाहें तो ARR को डिस्प्ले करके देख सकते हैं। ARR इक्वल टू क्या हो जाएगा, ARR। अगर हम चेक कर लें तो क्या हो जाएगा, ARR। कंपाइल करें और इसको रन कर दें, ये आ रहा है इस तरीके से। ये बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसा कि हम लोगों ने क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करते समय देखा था। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर प्रिंट कर रहे थे तब भी ऐसे ही आ रहा था। बस यहाँ पे ये यस दो सर। चीज़ें अलग चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है इसका मतलब ये बताता है कि ये एरे है। अगर इधर स्क्वायर ब्रैकेट, और ये आई हमें लगता है ये शायद किसी इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई किसी इंटरफेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमें एरे का जो डीप होता है वो नहीं पता है कि एक्चुअल में बिहाइंड सीन एरे कैसे काम करता है। हमने इसके बारे में अभी मतलब पढ़ा नहीं है, छोड़ दिया है, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो हम पढ़ भी लेंगे, उसको देख भी लेंगे कि बैकग्राउंड में कैसे चलता है। लेकिन ये तो श्योर है कि एरे जो है उसके लिए भी जावा ने एक क्लास बनाया होगा। वैसे एरेज के नाम से क्लास है, एरेज के नाम से है, लेकिन वो यूटिल पैकेज में, तो एरे के नाम से होगा, ये चीज़ हम श्योर कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम ये श्योर कर सकते हैं। अगर हम इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन करें और जावा डॉट लैंग जो पैकेज है, जावा डॉट लैंग पैकेज इसके पास होना चाहिए, ज़रा देखें। लेकिन ये तो बी से स्टार्ट है, बी से अगर स्टार्ट है इसका मतलब यहाँ मिला नहीं, तो फिर उसका कंसेप्ट कहाँ गया। लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा ज़रूर, कहीं ना कहीं तो होगा ज़रूर, ठीक है। खोजेंगे, मिल जाएगा, हम बताएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, और क्या 2 मिनट 4 मिनट लगेगा, बता देंगे कि आखिर वो आता कहाँ से है, उसके बिहाइंड द सीन चलता क्या है। क्योंकि हम ये चीज़ श्योर इसलिए हैं क्योंकि ये जो लेंथ के नाम से वेरिएबल है ना, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। कि जब ये वाली लाइन हमारी चलती है तो एक्चुअली में ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये जो है हमने लिखा ऐसे है, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इंट एरे, इंट एरे, एरे ऑफ एरे 1 इक्वल्स टू न्यू इंट, न्यू इंट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये क्या क्या सीन है, 20, 30, 40 एंड 50, ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं। हम दिखाते हैं इसको, यहाँ चलते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और इसको हम रन कर देते हैं। इसका आउटपुट यहाँ आया, सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो रहा है। इसका मतलब ये वाली लाइन हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम यहाँ पे एरे ऑफ 1 लिख करके हम यहाँ भी एरे ऑफ 1 लिख देंगे, तो ये इसको एक्सेस करने लगेगा, इसको एक्सेस करने लगेगा। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अभी भी सेम आउटपुट आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, यानी ये सही है, ठीक है। जेड, ठीक। अच्छा, अब अगर ये लेंथ है तो ये वेरिएबल है, तो कौन सा वेरिएबल है, ये जो ये ARR क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर हमने यहाँ पे न्यू लिखा है इसका मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, किसी न किसी क्लास का तो बन ही रहा होगा, ठीक है, किसी न किसी क्लास का बन रहा होगा। और उसका टाइप होगा इंट, और वो इतने डेटा को होल्ड करके रख सकता है। अब ये 10, 20, 30, 40 ये भी लिटरल्स हैं, ये मेमोरी में कहीं ना कहीं बनते हैं। मेमोरी में बनने के बाद उनके रेफरेंसेज यहाँ शेयर्ड हो जाते हैं और फिर ये यूज होते हैं। अब हमें जैसा कोड दिखता है हम वैसा ही समझेंगे, लेकिन इंटरनल तो कुछ और ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके सही हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमने ये पहली लाइन लिखी है, लाइन नंबर 12, कोड अगर हम ऐसा लिखते हैं तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है इस तरीके से, कन्वर्ट, कंपाइलर इसको बदल देता है, ठीक है। तो जो काम कंपाइलर हमारे लिए कर दे रहा है फिर उसको हमको करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर हम यहाँ से न्यू इंट हटा ही दें इतना पोर्शन तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए बाइट कोड में कंपाइलर बना देगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये डिक्लेरेशन और इंसलाइजेशन दोनों है कि हमने एरे को डिक्लेयर भी किया और हमने उस एरे को इंसलाइज भी किया, मतलब उसके अंदर वैल्यू भी दे दिया, ठीक है। क्लियर है ना ये पॉइंट, यस जैन।
Yes, sir. ठीक है। एरे को एक्सेस करने का तरीका जो है, एरे का नेम लिखेंगे, इंडेक्स नंबर लिखेंगे, वो एक्सेस हो जाएगा। और ये वन टाइम में, कांस्टेंट टाइम में एक्सेस होता है, इसकी दिक्कत नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं एरे के रिलेटेड। एरे में क्या चीज़ होता है? अब एरे का काम क्या हो गया? एरे में हमने देखा कि अगर इसने एरे ऑफ जीरो लिखा हमने, इसका मतलब ये भाई एक वैल्यू एक वेरिएबल के पास होती है। हमने ये पढ़ा है कि एक वेरिएबल जो है एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है। अब एरे ऑफ जीरो के पास तो एक वैल्यू है, 10 है। एरे ऑफ वन के पास 20 है। एरे ऑफ टू के पास 30 है। इसका मतलब जो एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ वन, एरे ऑफ टू है, यह एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। बस फर्क क्या है कि इनको एक्सेस करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। एक ही नेम से अलग अलग इंडेक्स से एक्सेस कर रहे हैं। हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनाने की, मतलब अधिक से अधिक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरनल मैनेज हो रहा है। वेरिएबल का नाम एक ही है, बस वो अलग अलग इंडेक्स से एक्सेस किए जा रहे हैं। हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम से समझेंगे इसको। तो इसी में हम एक प्रोग्राम का एडिशन कर दें इसी एग्जाम्पल के अंदर। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड फाइंड सम। ठीक है, फाइंड सम। इस तरीके का हमने एक मेथड बना दिया फाइंड सम के नाम से। इसके अंदर हम एक एरे बनाए, एक क्या बनाए? एरे बनाए। इंट एरे ARR इक्वल टू, इसके अंदर हम नंबर देते हैं 10 दे दिए, 20 दे दिए, 30, 40 और 50। ये नंबर्स हमने इसको असाइन कर। हमें इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए सम के नाम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए 0। फिलहाल के लिए 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बताएंगे। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हम एक एरे चला दें, क्या लिख सकते हैं? इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कितना? एरे डॉट लेंथ लेस देन एरे डॉट लेंथ, सेमी कॉलन, आई प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमें क्या करना है? सम करना है। तो सम इक्वल टू सम प्लस नंबर चाहिए। नंबर कहाँ से आएगा? एरे ऑफ आई से। आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो 0 इंडेक्स की वैल्यू आएगी। आई की वैल्यू 2 होगी तो 2, सॉरी 1 होगी तो 1 इंडेक्स की वैल्यू आएगी। आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 इंडेक्स की वैल्यू आएगी। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो सम के अंदर फाइनली सम स्टोर हो जाएगा और उसको हम यहाँ डिस्प्ले करा सकते हैं। सम इक्वल टू सम, इस तरीके से। और ये मेथड है, बिना कॉल किए कॉल होता नहीं है, तो हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं इस मेथड को। इसका नाम है फाइंड सम। स्टैटिक मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं स्टैटिक मेथड के अंदर से। कंपाइल करेंगे और इसको रन करेंगे। ये हमने रन कर दिया, लास्ट में आ गया सम 150। नंबर्स को स्टोर करना आसान हो गया, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना आसान हो गया। इसी तरीके से हम एक और बना सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फाइंड एवरेज। एवरेज का प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके लिए भी क्या चाहिए? हमें एरे चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एरे चाहिए। तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एरे को डिक्लेयर किया है, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक आर्गुमेंट बनाए इंटीजर टाइप का, इंटीजर एरे टाइप का। मतलब हम पैरामीटर में भी पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम पैरामीटर में भी पास कर सकते हैं। तो अब ये जो ARR है उसी को हमको यूज करना है। तो जब हमें, ठीक है, इसी को हमको यूज करना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना चाहिए इंट
लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं एरे की, ARR डॉट लेंथ। पहले तो लेंथ कैलकुलेट कर लिए, इसके बाद क्या करेंगे, सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए तो सम कैलकुलेट करना पड़ेगा, सम की वैल्यू 0 हो गई। सम का कोड हमें पता है क्या लिखना चाहिए, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दें, क्या इतना कोड कॉपी पेस्ट कर दें, कॉपी पेस्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, नेम तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा, और सम करने के बाद हमें एवरेज कैलकुलेट करना होगा, तो एवरेज डबल में हो सकता है क्योंकि डिवीजन परफॉर्म करना है। AVG, सॉरी AVG एवरेज इक्वल्स टू, पूरा नाम लिख दें, सॉरी एवरेज, एवरेज ठीक है। एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, जो सम है उसमें हमको डिवीजन करना होगा, किससे, लेंथ से। अब एक जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पर क्या होगा, जब सम भी हमारा इंटीजर है और लेंथ भी इंटीजर है, तो जब डिवीजन परफॉर्म होगा अगर फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन पार्ट इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर हम चाहते हैं नहीं फ्रैक्शन पार्ट रहे हमारे पास, तो हमको सम को पहले डबल में टाइप कॉस्ट करना पड़ेगा, ताकि सम पहले डबल में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद डिवाइड हो। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ से हम कॉल कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉल कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ हम लिख सकते हैं एवरेज, एवरेज इक्वल टू किसका एवरेज, हमें क्या करना है, फाइंड एवरेज को कॉल करना है, फाइंड एवरेज को कॉल करना है, और इसके अंदर क्या पास करना है, कोई एरे पास कर देते हैं, एरे 1 पास कर देते हैं, इसके अंदर एरे 1 पास कर देते हैं। क्या हो गया इसको, कह रहा है वाइड टाइप ना, अच्छा वो हो, सॉरी सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया है इसका, यहाँ पे हमने वाइड यूज किया है इस वजह से। तो अगर हम यहाँ से रिटर्न कराएं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले तो कराया नहीं है, करा लेते हैं, एक काम करते हैं, इधर ये एवरेज वगैरह हटा देते हैं, फिलहाल के लिए भी हटा देते हैं, अभी इसको हम यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट यूज करते हैं। और हम क्या करते हैं, यहीं पे डिस्प्ले करा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एवरेज, एवरेज इक्वल्स टू एवरेज, इस तरीके से। अभी हम इसको कंपाइल भी करेंगे और रन भी करेंगे, दोनों हो जाएगा सक्सेसफुली। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन करते हैं, यहाँ पे आ रहा है 30.0 आ रहा है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये समझ में आ रहा है प्रोग्राम, इसमें तो दिक्कत तो नहीं होती होगी हर्षिता, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स में दिक्कत है क्या। नो सर। हाँ, हम सम भी फाइंड कर सकते हैं, एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या देखा कि हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा, तो उसके अंदर हम डायरेक्टली एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, सम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएबल बना करके, लूप चला करके। हम अगर चाहें तो एक फंक्शन बनाएं जिसके अंदर हम एरे को एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, फिर वो पास्ट एरे पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसका एवरेज कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। हम एरे को रिटर्न भी करा सकते हैं, एरे को क्या कर सकते हैं, रिटर्न भी करा सकते हैं। देखते हैं उसका कंसेप्ट, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप में हम इंट टाइप का एरे दे देंगे। ठीक है, इंट टाइप का एरे दे देंगे, तो SQUARE स्क्वायर, हमें स्क्वायर रिटर्न करना है, स्क्वायर रिटर्न करना है। ठीक है, स्क्वायर इट मतलब इसका स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, ये जो एरे आ रहा है इस एरे का स्क्वायर करना है। ठीक है, इस एरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो नया एरे बनेगा, नया एरे बनेगा उसके अंदर ये जो पुराना एरे है इसके हर एक एलिमेंट का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, वो स्टोर रहेगा इसके। ठीक है, और वो रिटर्न भी करेगा एरे को। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, या तो जो एरे है वही एरे रहने देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे चेंज करेंगे, तो हमें पता है कि हम लूप चला करके इनको एक्सेस कर सकते हैं, तो फॉर लूप लगा लेते हैं जिससे कि हम इसके एक एक एलिमेंट को पहले एक्सेस कर सकें। एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इंट आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ लिखेंगे,
LENGTH लेंथ लिखेंगे, सेमीकोलन और I++ कर लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या करना होगा, हमें एरे के एक एलिमेंट को निकालना है, उसका स्क्वायर करना है और वापस से उसी एरे में रख देना है। हम ऐसा चाहते हैं करना। तो ये ARR हो गया, ठीक है, ARR हो गया। अच्छा, यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम आएगी, वो हम दिखाते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या आएगी अभी हम उसको भी दिखाते हैं। ARR हो गया, इसके आई इंडेक्स पर हम वैल्यू रखेंगे। कैसे रखेंगे, जो ARR है इसके आई इंडेक्स की वैल्यू पहले उठाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 बार, ठीक है। मतलब एरे ऑफ आई जो है, एरे ऑफ आई को निकालेंगे, 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वापस से एरे ऑफ आई में रख देंगे। मतलब अगर हम फिगर से समझें तो हमने क्या किया, इस 10 को निकाला, स्क्वायर किया, 100 आया, वापस से इसी जगह रख दिया। तो अब ये 10 हट करके 100 हो जाएगा, 10 हट करके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमको समझ में आएगी, जैसे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस 2 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये एरे जो है ये कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है, यहाँ क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस यूज होगा। दिखाते हैं इसकी क्या प्रॉब्लम आएगी, वो भी दिखाएंगे। तो ठीक है, हमें क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा ARR, एरे को रिटर्न करना होगा। एरे का सिर्फ नेम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, एरर आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ नेम। ये तो टाइप है, यहाँ टाइप तो हमको यहाँ बताना पड़ेगा कि इंट है वो भी एरे टाइप का, इंट है वो भी एरे टाइप का, ठीक है, ये बताना पड़ेगा। इसको हम कॉल करते हैं, कहाँ से कॉल करें, यहाँ से कॉल कर लें, यहाँ से, यहाँ लास्ट लाइन में, और वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्ले होगा, या कहीं ना कहीं रखा जाए उसको, कहीं ना कहीं उसको रखा जाए, ठीक है। तो एरे है तो एरे टाइप के वेरिएबल में ही रखा जा सकता है। एरे ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम कॉल करते हैं स्क्वायर इट, SQU स्क्वायर इट, इसका हमको स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, हम कह रहे हैं कि एरे ऑफ 1 जो है इसका स्क्वायर करके देना है हमको रिटर्न करके, ठीक है, इसका। और इसको हम डिस्प्ले भी करा सकते हैं, अगर हम चाह रहे हैं तो हम इस चीज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं system.out.println, यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर ऑफ एरे, स्क्वायर ऑफ एरे, ठीक है। और क्या करना होगा, यहाँ पे एरे ऑफ 2 कर देंगे, क्योंकि हमें जो भी काम करना है एरे ऑफ 2 पे करना है। तो जो एरे ऑफ 2 है उसके अंदर क्या स्टोर है, ये हमें यहाँ मिल जाएगा, एरे ऑफ 2, ठीक है। और ठीक है, अभी तो ठीक लग रहा है, कोई नहीं, अभी हम फिलहाल इसको कंपाइल और रन करते हैं, और फिर जो प्रॉब्लम परसिस्ट होगी फिर उसको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्या हो गया, एरे ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, एरे ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो गई, चेंज। अच्छा, जरा एक काम और हम करके देखें, अगर हम इसकी जगह पर एरे ऑफ 1 कर दें तो क्या होगा, अगर हम एरे ऑफ 1 कर दें तो क्या होगा, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, अलग से लिख ही देते हैं। एरे ऑफ 2 है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इधर कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ डिस्प्ले कराते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1, और यहाँ लिखते हैं एरे ऑफ 1। जरा चेक किया जाए क्या होता है, एक तो जो हमने पास किया था वो है, और एक जो रिटर्न होके आया, हम देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है, ये रही, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब एरे 1 जो है वही चेंज हो गया, ये कैसे हुआ, ये यहाँ हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया, जो एरे है ARR है, इसमें हमने किसको पास किया है, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमने जब कॉल किया है तो हमने ARR 1 दिया,
तो जो ARR1 का रेफरेंस है, ARR1 का रेफरेंस है, वही रेफरेंस हमारा कहाँ चला जाएगा, वही रेफरेंस हमारा कॉपी हो जाएगा इसके अंदर, कहाँ गया, थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ पे इस जगह पर यहाँ हो जाएगा। ARR के अंदर जो वैल्यू होगी वो ARR1 होगी, दोनों के रेफरेंसेस सेम है, ठीक है। और जो रेफरेंसेस होती हैं वो एक ऑब्जेक्ट की एक ही होती है, मेमोरी की रेफरेंस एक ही होती है। इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट को ARR1 रेफर करता है उसी ऑब्जेक्ट को ARR रेफर करता है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। अगर सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे तो अगर ARR1 में चेंज करेंगे तो ARR में होगा, ARR में करेंगे तब भी इसमें होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही है। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो एरे बना है, जो हमने ये लाइन लिखी है ना यहाँ पे, यहाँ पे लाइन लिखी है कि ARR के अंदर ARR1 है, असाइन हुआ है, ऐसा काम हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरे तो यही है, लेकिन इसको पॉइंट करने के लिए दो अलग अलग वेरिएबल के नेम हो गए, ये दोनों के दोनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों किसे पॉइंट कर रहे हैं, सेम एरे को पॉइंट कर रहे हैं, इस तरीके से। और जब वैल्यू रिटर्न हो करके आ रही है, अगर हम देखें वैल्यू रिटर्न हो करके जो आ रही है यहाँ से, तो वो ARR ही है। इसका मतलब जो ARR1 में था वो ARR के पास चला गया, और जो ARR के पास था वही रिटर्न होकर के आया है वापस, तो वह किसके पास चला गया, वह ARR2 के पास चला गया। इसीलिए तो जो ARR1 के अंदर है वही ARR2 के अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। इसका मतलब ARR2 जो है ये भी किसको रेफर कर रहा है, इसी को रेफर कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है। Yes. तो कभी भी अगर काम किया जाए रेफरेंस पे, तो इस बात का हमको ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा है, मान लेते हैं हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास किए हैं, तो हम ये सोच करके तो किए नहीं है कि इस ARR1 की वैल्यू चेंज हो जाए, ये सोचकर तो किए नहीं है। अगर नॉर्मल वेरिएबल होता तो चेंज नहीं होता, यहाँ जो पास करते वो अलग होता और जो यहाँ पास करते वो अलग होता, क्योंकि वहाँ पे रेफरेंस नहीं, वहाँ पे वैल्यू शेयर होती है, वैल्यू कॉपी होती है। ये डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। बात समझ में आ रही है। और ये जो फंक्शन है ये इम्प्योर फंक्शन है। कैसा है, इम्प्योर फंक्शन है, क्योंकि इसने ये ARR की वैल्यू चेंज कर दिया। ARR के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, तो उनको हम इम्प्योर फंक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। अब एरे का रेफरेंस नहीं चेंज हो रहा है, जो उस रेफरेंस पे वैल्यूज हैं वो वैल्यू चेंज हो जा रही है, मतलब मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्लियर है। Yes. बार और समझा दें। क्या क्या हो गया हर्षिता, नहीं समझ पाया, सर एक बार और समझा दें। एक बार और समझा दें, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ कोड ज़्यादा हो गया है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ये ऊपर वाली चीज़ें भी समझा दें, ये सारी चीज़ें पूरा, नो सर, नो सर। कहाँ से, यहाँ से, कॉल बाय और कॉल कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू, जैसे नेम से कॉल बाय वैल्यू आ रहा है, कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू से कॉल करना, ठीक है। होने के लिए अगर देखा जाए तो जावा में कॉल बाय रेफरेंस टाइप का कोई शब्द है नहीं, होता नहीं है कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। क्यों नहीं होता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जब हम कॉल कर रहे हैं किसी भी फंक्शन को, अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो ARR1 है इसके अंदर जो स्टोर है वो वैल्यू है। कहने के लिए तो किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, लेकिन वो रेफरेंस भी तो एक तरह की वैल्यू है, रेफरेंस भी क्या है, एक तरह की वैल्यू है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये समझेंगे कि वो रेफरेंस है, कॉल बाय क्या है, रेफरेंस। हम उसको और आगे हम ये चीज़ नहीं कहेंगे कि जावा में कॉल बाय रेफरेंस होता ही नहीं, हम ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि हम आंखों के सामने देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल ये है कि सुनने के लिए ये आएगा कि जावा में कॉल बाय वैल्यू
ही होता है, कॉल बाय रेफरेंस कुछ होता नहीं है। जो वैल्यू होता है वही दो टाइप का होता है। हो सकता हो कि वो प्रिमिटिव वैल्यू हो, ठीक है, कोई वेरिएबल हो जो प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू होल्ड करता है। हो सकता हो कि वो किसी ऑब्जेक्ट टाइप को होल्ड करता हो, लेकिन वैल्यू वैल्यू होता है, ठीक है। जो रेफरेंस है वो भी एक तरह का वैल्यू है, वो भी एक तरह का वैल्यू है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम समझेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को। तो हमने क्या किया, अगर कॉल बाय वैल्यू की बात करें, कोई अगर हम फंक्शन कॉल करें, सपोज हम एक, हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे, हम एक फंक्शन बनाएं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक, और हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्स, सॉरी इंट रिटर्न करेंगे। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट, या तो वाइड कर लेते हैं, वाइड कर लेते हैं, और हम यहाँ लिखते हैं मैक्स नम, मैक्स नम, और हम इसके अंदर 3 आर्गुमेंट पास करते हैं, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। इस तरीके से हम 3 आर्गुमेंट पास करते हैं, और इन तीनों का जो मैक्स नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो मैक्स इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं मैथ डॉट मैक्स के नाम से फंक्शन हमारे पास है। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार और मैथ डॉट मैक्स लिखेंगे, मैथ डॉट मैक्स लिखेंगे कॉमा सी, और इसमें क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी। ये पहला वाला फंक्शन, इसको ये क्या करेगा, ए और बी में से जो बड़ा होगा उसको निकाल के रखेगा, और फिर जो ए और बी का बड़ा होगा उसको सी के साथ कंपेयर कर लेगा, दोनों में से जो बड़ा होगा वो रिटर्न कर देगा, और उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। ये कोड समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? वो सर। ठीक है, मैक्स इक्वल्स टू मैक्स, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये ए है, बी है, सी है, ये प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल, मतलब ए बी सी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिमिटिव वैल्यू होगी। कैसी होगी, प्रिमिटिव वैल्यू होगी। यहाँ हमारे पास प्रिमिटिव वैल्यू है, ए बी सी है, तो हम अगर चाहें तो हम उसको कॉल कर सकते हैं। एक मिनट, हम आ गए, एक मिनट। ठीक है, तो हम क्या करें इसमें, हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मैक्स के नाम से था उसको कॉल करते हैं, मैक्स नम, सॉरी मैक्स नम के नाम से जो फंक्शन था उसको कॉल करेंगे, और इसको ये तीनों वैल्यू पास कर देंगे। एक ए दे देंगे, दूसरा बी दे देंगे, तीसरा इसको सी दे देंगे। या अभी फ़िलहाल हम इसको 10 दे देते हैं, 10 कॉमा 20 कॉमा 30। तो ये जो 10 20 30 है, ये क्या है, ये प्रिमिटिव वैल्यूज़ हैं। क्या है, प्रिमिटिव वैल्यूज़। तो अगर हम प्रिमिटिव वैल्यू पास कर रहे हैं, ये तो वैल्यू है, 10 भी एक वैल्यू है, 20 भी एक वैल्यू है, 30 भी एक वैल्यू है। इसका मतलब जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को हमने कॉल किया, तो कैसे कॉल किया, कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू से हमने कॉल किया, ठीक है। इसका हम आउटपुट देख सकते हैं, कंपाइल करेंगे और इसे हम रन करेंगे, तो इन तीनों का जो मैक्स नंबर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे टॉप पे जाएंगे, ये रहा, डिस्प्ले हो गया मैक्स नंबर। आ रहे हैं, एक मिनट बच्चे हमारे, वो एक मिनट आ रहे हैं। कॉल बाय वैल्यू है, हम इसका आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे 30 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके आगे यहाँ पे बढ़ें, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन
यहाँ पे हम क्या करें, हमने यहाँ पे स्क्वायर इट को कॉल किया है और हमने किसको कॉल किया, और कोई फंक्शन बनाया था ना हमने, देखे तो जरा, फाइंड एवरेज, एवरेज को कॉल किया है। कहाँ गया एवरेज का, जरा देखें एक बार, एवरेज तो नहीं है, सब मिक्स कर, अच्छा यहाँ पे ये रहा एवरेज। अब यहाँ पे हमने ARR1 से कॉल किया है। अच्छा एक चीज़ को दिखा दें, जैसे ये 10 20 30 लिखे हैं ना, ठीक इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से मैक्स नम और इसके अंदर अगर हम A, B, C इन वेरिएबल्स को अगर हम पास कर दें, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनके पास भी तो वैल्यू है, वेरिएबल्स के पास वैल्यू है, तो ये भी कॉल बाय वैल्यू कहलाएगा, कॉल बाय वैल्यू कहलाएगा, क्योंकि इसके पास वैल्यू है, वैल्यू से कॉल हो रही है। ठीक है, अच्छा यही चीज़ अगर हम इस एवरेज की बात करें, तो एवरेज में क्या हो रहा है कि जो ARR1 है ये एक वेरिएबल है। ARR1 अगर यहाँ देखें तो एक वेरिएबल है और इसके पास भी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इसके पास जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है, वो एक एरे का रेफरेंस है। एरे का क्या है, एक रेफरेंस है। एरे एक ऑब्जेक्ट बना है जिसके पास टोटल 5 वैल्यूज हैं, 10 20 30 40 50, और ARR1 क्या करता है, उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखता है अपने पास। तो ऐसे सिचुएशन में इसको बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि फंक्शन कॉल तो हो रहा है बट किसके थ्रू हो रहा है, रेफरेंस के थ्रू हो रहा है, क्योंकि जो ARR1 है उसके पास वैल्यू है, उसके पास वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू कैसी है, रेफरेंस टाइप की, वो किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो जावा में क्या होता है, जावा में कहा जाता है कि जावा जो है वो कॉल बाय रेफरेंस को सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये वैल्यू ही पास होती है, हमेशा क्या पास होती है, वैल्यू पास होती है। अच्छा हम अगर इसको पास करना चाहें तो क्या हम इसको पास कर सकते हैं, ये कोई एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम इसको इस तरीके से लिखें, फाइंड एवरेज, एवरेज, और हम ARR1 के जगह पे इसको पास कर दें। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके अंदर डायरेक्ट रेफरेंस नहीं पास कर सकते। और ये जो ARR1 है इसके पास क्या है, वेरिएबल के पास वैल्यू ही तो होती है, बस फर्क ये है कि वो प्रिमिटिव वैल्यू ना होकर के रेफरेंस है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, रेफरेंस है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, और हम लोग जब इस मेथड वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारे बुक में क्या चीज़ दिया है, कॉल बाय केवल वैल्यू का जिक्र किया है या रेफरेंस का भी जिक्र किया है, या इनके बीच में वो डिफरेंस भी बताया है कि जावा में कॉल बाय वैल्यू ही केवल होता है, रेफरेंस नहीं होता, क्या ये बात बताए। क्योंकि हम लोगों में क्या होता है, जब इंटरव्यू वगैरह देते हैं कहीं ना, तो वहाँ ये मामला फंसा देते हैं, इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि कॉल बाय जावा में कॉल बाय रेफरेंस सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। अब जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो तो बता देगा कि भाई डायरेक्टली कॉल बाय रेफरेंस तो सपोर्ट करता नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो जाए वेरिएबल के पास वैल्यू होती है, या तो प्रिमिटिव वैल्यू हो सकती है या तो रेफरेंस हो सकता है, दोनों के दोनों वैल्यू हैं। तो इसका मतलब जावा में कॉल बाय वैल्यू ही होता है, केवल रेफरेंस नहीं होता। कॉल बाय रेफरेंस किस में होता है, सी लैंग्वेज में होता है। सी लैंग्वेज में पॉइंटर का कंसेप्ट होता है, पॉइंटर का कंसेप्ट होता है, और पॉइंटर जो है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर सकता है, मतलब उसके पास एड्रेस होता है, लोकेशन होता है, वो रेफरेंस होता है, मतलब हम डायरेक्ट रेफरेंस पास कर सकते हैं किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में कॉल बाय रेफरेंस होता है, जावा में कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन फिलहाल माना जाता है कि कॉल बाय रेफरेंस भी होता है। कब, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करते हैं तब, ठीक है। क्लियर है हर्षिता, ये पॉइंट क्लियर है। यस सर। हाँ, तो कॉल बाय रेफरेंस की जहाँ बात आएगी वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि है रेफरेंस लेकिन वो एक तरह की वैल्यू ही है, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट तो नहीं है,
हम लोगों ने 60-70% का जावा मतलब एरे कंप्लीट कर दिया, और ये सब 1D एरे है, 1 डायमेंशनल एरे है। हम यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते होंगे कि अगर 1 डायमेंशनल एरे है तो सिर्फ और सिर्फ एक लूप की ज़रूरत है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक प्रोग्राम और हम बना लेते हैं। कौन सा प्रोग्राम बनाएंगे? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, सॉरी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसको लिखेंगे और यहाँ पे उसका कुछ यूज करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वर्ड, क्या कर लिया जाए, प्रिंट डिटेल्स, ठीक है, प्रिंट डिटेल्स। हम एक्सेप्ट भी करेंगे और प्रिंट भी करेंगे, दोनों काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ लिख सकते हैं सिस्टम डॉट इन, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हम कुछ डिटेल्स रखना चाहते हैं, एक मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। किसी स्टूडेंट का डिटेल हमको क्या करना है, एंटर करना है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक एरे बनाते हैं और उस एरे के अंदर उसके डिटेल्स को रखेंगे, केवल एक स्टूडेंट की बात है। तो स्ट्रिंग टाइप का एरे बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिटेल्स इक्वल्स टू, और यहाँ लिखते हैं न्यू स्ट्रिंग, ये भी एक तरीका है स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं 5, टोटल 5 चीज़ें हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, 5 चीज़ें हम रखेंगे। अच्छा, 5 स्ट्रिंग स्टोर करके रखेंगे, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे ऑफ साइज 5, ठीक है। साइज 5 का हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, सिर्फ एरे बनाया है, उसके अंदर वैल्यू नहीं है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया। तो ऐसे केस में अगर एरे को इनिशियलाइज न किया जाए तो क्या वैल्यूज स्टोर करता है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं when we declare an array but not initialize it, लेकिन इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, then it stores stores डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। क्या स्टोर करता है, डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करता है ऑफ डिफाइंड डेटा टाइप, जो डेटा टाइप हमने डिफाइन किया है उस डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू ये स्टोर करके रखता है। अगर इंट होगा तो 0 रखेगा, डबल होगा तो 0.0 रखेगा, स्ट्रिंग होगा तो नल रखेगा, स्ट्रिंग होगा तो नल रखेगा। हम इसको दिखा भी देते हैं। अभी हमने एक एरे बनाया है, 5 एलिमेंट्स रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ये खाली है। हम अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करें तो ये एक्सेस होगा, क्योंकि इंडेक्सेस हैं, ये एक्सेस होगा। इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन डिटेल्स, एरे का नेम है, डिटेल्स डॉट लेंथ, लेस देन लेंथ तक चलेगा, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम डिटेल्स
ऑफ आई, इसको डिस्प्ले करके हम देखना चाहेंगे कि क्या आता है। इसको हम कॉल करते हैं प्रिंट डिटेल्स को, सबसे यहाँ लास्ट में कॉल करते हैं। कुछ चीज़ें कमेंट कर दें कि कोई दिक्कत है, कमेंट कर देंगे तो हमें लग रहा है कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे हम सेपरेशन कर देते हैं। यहाँ से हमने चीज़ों को कुछ और अलग कर रखा है, यहाँ पे सेपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं। ठीक, तो यहाँ से कॉल करें हम प्रिंट डिटेल्स, इसको हम कॉल करेंगे और देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आउटपुट हमें देखने के लिए मिलता है। कंपाइल करते हैं और इसे रन करते हैं। सब के सब नल आ रहे हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। ये सब याद रखेंगे क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काम आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में काम आते हैं। ये छोटी 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 चीज़ें पढ़ेंगे, वैसे जब भी हम पढ़ाएंगे कभी भी आएगा तो हम बताएंगे, उसे इग्नोर नहीं करेंगे, हम हमेशा बताएंगे। हाँ ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें स्टोर करना है, उसके बाद डिस्प्ले कराना है। तो अगर हमें स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करेंगे, तो हमें इसको एक मैसेज देना पड़ेगा, प्रॉपर एक मैसेज देना पड़ेगा जिससे समझ में आ सके कि हमें स्टोर क्या करना है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर, अपना नाम एंटर करें। इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करने का तरीका यही है कि SC डॉट नेक्स्ट लाइन से रीड कर लें और इसको रखेंगे कहाँ, तो जो डिटेल्स के नाम से एरे है इसके किसी इंडेक्स पर रखें, आई इंडेक्स पर। थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है कि हमने क्या लिखा, इंटर योर नेम। अब बार बार यही प्रिंट होगा, ये प्रॉपर मैसेज तो है नहीं सभी के लिए, कुछ अलग अलग हट करके आए। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास एक बढ़िया ऑप्शन है कि हम लिख सकते हैं, लिखा है ना इंटर डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के डिटेल्स इंटर करने हैं, एनी 5 डिटेल्स। ठीक है, एनी 5 डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट, और यहाँ पे हम कुछ लिख करके न रखें, अगर हम इसको छोड़ दें, इसको इग्नोर कर दें, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि ये 1 बाई 1 करके 5 डिटेल्स स्टोर कर लेगा और फिर उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर से लूप चला करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट के का डिटेल्स। लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप चलाएंगे, इसकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी सर ना। डिटेल्स, कुछ गलती कर दिया क्या मैंने, डिटेल्स, डिटेल्स ऐड नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आया, स्पेलिंग गलत है क्या। जीरो सेमीकोलन आई इज लेस देन डिटेल्स डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस
स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है हमारी? यस Yes, sir. ठीक ठीक है। तो हम इसको लिख रहे थे। हाँ, जयंत कुछ कह रहे थे हमसे ये डिटेल्स के बारे में। यस सर, ये आपने स्टेटमेंट बस प्रिंट किया, उसमें डिटेल्स ऐड करनी। हाँ, ये वाली चीज़। यस सर। हाँ ठीक है, हमने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है।
अब ये क्या होगा, डिटेल्स प्रिंट होंगे इसके, देख लेते हैं इसको। तो एक बार के लिए इसको कंपाइल करते हैं और ये रन कर लेते हैं। हमसे क्या हो रहा है यहाँ पे, एनी 5 डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट, कोई भी 5 डिटेल दे देते हैं, नेम दे देते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेम अपना है लिखने का तरीका। अब है कुमार, एक हो गया। दूसरा एज, सब के सब एज ए स्ट्रिंग पास कर दे रहे हैं, 23 ईयर्स, ठीक है। मोबाइल नंबर, थ्री हो गया। उसके बाद से हाँ एड्रेस, महाराजगंज हो गया। फिर अगर पिन कोड डालना हो पिन कोड पास कर सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। इसने क्या किया, पूरा का पूरा डिटेल एज इट इज़ स्ट्रिंग हमको रिटर्न कर दिया। तो हम कुछ इस तरीके का भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे जो एरे और स्ट्रिंग दोनों को मिला करके बनते हैं, और जो एरे सेपरेटली सिर्फ एरे से हैं उसको भी देखेंगे। उसमें एवरेज वगैरह कैलकुलेट करने वाली चीज़ें होती हैं, मोस्टली यही है, नंबर्स को सम करना है, उनका एवरेज कैलकुलेट करना है, उसी पे कुछ मैक्स फाइंड करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। Yes. हाँ इसको हम लोग देखेंगे कल, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें, ठीक है। Yes. हाँ उसमें 2D एरे को भी हम शामिल कर लेंगे। अभी ये 1D एरे है, फिर हम लोग 2D एरे पे भी काम करेंगे, देखेंगे मैट्रिक्स वगैरह देखेंगे, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं फिर कल। Thank you, sir. इट्स ओके। Okay.